तो सीड की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज सीड? तो आप क्या कहते हैं? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा और मियोसिस से याद रखना है 4 सेल बनेंगे और वो 4 सेल कौन से बनेंगे? दीज आर मेगास्पोर्स। ये मेल और फीमेल गैमीट बनाने वाला स्ट्रक्चर गैमीट बनाते हैं, मिलते हैं और इनके ऊपर लगता है एक स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जिसे हमने क्या कहा है? स्पोरोफाइट। डियर स्टूडेंट, करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। चैप्टर नंबर 9 है। होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट होते क्या हैं, प्लांट कहते किसे हैं? तो डियर स्टूडेंट, प्लांट अगर हम अपने जहन में इस बात को लाएं, प्लांट को देखें, तो सबसे पहली बात तो ये आती है वो ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल जिसको कहते हैं। अच्छा, क्लोरोफिल का काम क्या होता है? खुराक बनवा कर देना, यानी अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो इसका मतलब पहली बात तो ये है कि प्लांट जो से होते हैं हमारे पास, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दूसरी बात ये है, ये यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर खास नुमाया डिस्टिंग्विश्ड डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। चैप्टर नंबर 4 में हमने इसको देखा है। ओके डियर स्टूडेंट, दूसरी बात है प्लांट अपनी जगह पर रहते हैं, कहीं भी नहीं जाते, अपनी ही जगह पर रहते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सीसाइल होते हैं। उसके साथ साथ बात करें तो प्लांट क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी इनकी जो बॉडी है वो एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके अंदर एम्ब्रियो बनता है जो एल्गी के अंदर नहीं बनता। डियर स्टूडेंट, मैंने एल्गी का यहां पर जिक्र किया तो याद रखिएगा जो प्लांट हैं उनके इंसेस्टर यानी उनके आबाओ अजदाद एल्गी हैं। एल्गी में खास बात यह थी कि उनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती थी, प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। हम जब भी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं और क्लासीफाई जिस क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है उसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर हम सिमिलरिटीज डिफरेंस डिस्कस करते हैं जैसा कि हर क्लासिफिकेशन के सिस्टम में करते हैं। दूसरी बात हम क्या डिस्कस करते हैं? उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और तीसरी उनका रिलेशनशिप कैसा है, उनकी नेचर कैसी है दूसरे जानदार के साथ। अब चलते हैं वो पहले प्लांट्स जो इस दुनिया में आए एल्गी से, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? वो कौन है? ब्रायोफाइट्स। यानी एल्गी से प्लांट बने हैं। तो एल्गी से प्लांट बनने के सफर में जो सबसे पहले इस दुनिया में प्लांट आए उनका क्या नाम है? ब्रायोफाइट्स। तो ये फर्स्ट लैंड प्लांट है हमारे पास। सिंपल होते हैं, सिंपल होने के साथ साथ खास बात ये है दे आर नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर यानी इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता। डियर स्टूडेंट, इसके बरक्स हमारे पास ट्रेक्योफाइट्स होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम होता है। प्लांट को ब्रॉडली 2 हम बड़े मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हमारे पास ब्रायोफाइट्स आते हैं, नंबर 2 हमारे पास ट्रेक्योफाइट्स आते हैं। ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर होते हैं। अब हमारे जहन में ये सवाल आ सकता है, इफ दे आर नॉन वेस्कुलर हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन देयर बॉडी टेक्स प्लेस? इनकी बॉडी में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो बहुत सिंपल है, इनके अंदर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट बाय ऑस्मोसिस प्लस डिफ्यूजन। बहुत ही सिंपल बॉडी है, इसलिए इनकी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है फूड के ट्रांसपोर्ट करने का वो भी सिंपल है। हर जानदार को सपोर्ट चाहिए ताकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा हो सके। इन्हें भी सपोर्ट का कोई खास मैकेनिज्म नहीं चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, सपोर्ट चाहिए हर जानदार को, लेकिन इन्हें सपोर्ट इसलिए नहीं चाहिए, ये सिंपल होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, तो इसलिए इनको सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। ये सारे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने साथ साथ क्लियर कर लेना है। सबसे पहले हमारा शॉर्ट था व्हाट आर प्लांट्स, फिर हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाला था। शॉर्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसे काइंडली डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर हमारे पास आते हैं ब्रायोफाइट्स जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि प्लांट्स ब्रायोफाइट जोन से हैं, इन्हें एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है? Why they are called as
एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स जैसे मैंने लिखा तो आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि इसका मतलब है एम्फीबियन ऑफ एनिमल भी होंगे, और एनिमल्स के जो एम्फीबियन हमारे पास हैं दे आर एक्चुअली फ्रॉग उसकी बेस्ट एग्जांपल है। उन्हें एम्फीबियन, एम्फी का मतलब होता है टू। अब फ्रॉग क्या करता है पूरी जिंदगी लैंड पे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उसको वाटर की जरूरत होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे उसे दो इन्वायरमेंट लैंड और वाटर की जरूरत होती है, इन प्लांट्स को भी रिप्रोडक्शन के लिए, ब्रायोफाइट्स को भी वाटर की जरूरत होती है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, दीज आर द एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स। दूसरी अहम बात, इनके अंदर क्यूटिकल मौजूद होती है। अब क्यूटिकल क्या होती है, क्यूटिकल किसे कहते हैं? इनकी बॉडी बहुत सिंपल है, वाटर लॉस से इन्होंने खुद को बचाना है। अब वाटर लॉस से बचाने के लिए अल्लाह ऑलमाइटी इनके ऊपर क्या करते हैं, एक शाइनी सी कवरिंग चढ़ा देते हैं जो वाटर रिपेलेंट होती है। इनकी बॉडी से पानी इजीली लॉस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर एक क्यूटिकल की कवरिंग मौजूद है। ये हम अडाप्टेशन में भी इसके बारे में देखेंगे। एक बहुत ही अहम मैकेनिज्म जो इनके अंदर डेवलप हुआ है दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इन प्लांट्स के अंदर दो इनकी बॉडी के पार्ट इनके लाइफ साइकिल में विजिबल होते हैं। एक को हम कहते हैं गैमीटोफाइट। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ये ऐसी जनरेशन है जो गैमीट पैदा करती है, मेल एंड फीमेल गैमीट। और दूसरी इनकी जनरेशन है स्पोरोफाइट, जो कि स्पोर बनाती। याद रखिएगा, गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट में बदलती है, स्पोरोफाइट जनरेशन गैमीटोफाइट में बदलती है। और ये कैसे बदलती है? गैमीटोफाइट जनरेशन गैमीट बनाती है। एक को हम कहते हैं दैट इज मेल गैमीट, दूसरे को हम कहते हैं दैट इज फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को यहां पर कहा जाता है एंथ्रीडियम और फीमेल को कहा जाता है, अच्छा, मेल गैमीट एंथ्रीडियम के अंदर बेसिकली बनते हैं। एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजॉइड्स होते हैं, जिसे प्लांट के आप स्पर्म भी कह सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर आर्चिगोनियम होता है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर एग या ओवम मौजूद होता है। जैसे ही ये दोनों मिलते हैं, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में इनके अंदर स्पोरोफाइट बनता है। और स्पोरोफाइट जनरेशन क्या बनाती है? स्पोर्स बनाती है। और यही स्पोर्स दोबारा जर्मिनेट करके किस में बदल जाते हैं? गैमीटोफाइट जनरेशन के अंदर। यूं एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को क्या करती है? बनाती है। दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब यहाँ पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल? तो एक शक्ल, मॉर्फ कहते हैं शेप को, गैमीटोफाइट है इनकी, दूसरी क्या है? स्पोरोफाइट, ठीक है। एंड दीज बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल, दिस इज कॉल्ड एज heteromorphic alternation of generation. Now next question, differentiate gametophyte and sporophyte. Gametophyte generation gamete forming, sporophyte generation spore forming. Gametophyte generation is always haploid, sporophyte generation is always diploid. यानी इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n होते हैं, इसके अंदर n यानी हैप्लॉइड यानी कि हाफ होते हैं, ठीक है जी। ये क्या करता है? मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक एंथ्रीडियम, दूसरा आर्चिगोनियम। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम क्या होते हैं? एंथ्रीडियम वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि स्पर्म या एंथीरोजॉइड बनते हैं, और आर्चिगोनियम के अंदर एक एक सवाल का जवाब बड़ी डिटेल से आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी देख लें। यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या कर लें? क्लियर कर लें। तो ये हमारे पास क्या है? इनकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा, एक चीज और मैं बताता चलूं आपको जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये गैमीटोफाइट जनरेशन है तो ये उसके नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, रहिजॉइड। अच्छा, इस गैमीटोफाइट जनरेशन पर मैंने आपको अभी अभी बताया क्या लगता है? मेल गैमीट बनाने वाला स्ट्रक्चर और फीमेल गैमीट बनाने वाला स्ट्रक्चर। ये मेल और फीमेल गैमीट बनाने वाला स्ट्रक्चर गैमीट बनाते हैं, मिलते हैं, और इनके ऊपर लगता है एक
स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, जिसे हमने क्या कहा है, स्पोरोफाइट। अच्छा, ये जो स्पोरोफाइट होता है ना, दिस इज नॉन फोटोसिंथेटिक, क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता। ये डिपेंड कर रहा होता है किस पर, इस नीचे वाली जनरेशन के ऊपर जो कि ग्रीन इन कलर होती है, इसे हम कहते हैं गैमीटोफाइट, गैमीट प्रोड्यूसिंग हमारे पास जो जनरेशन होती है, इसके पास क्लोरोफिल होता है। गैमीटोफाइट इज डोमिनेंट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज रिसेसिव इन केस ऑफ ब्रायोफाइट। इन केस ऑफ ब्रायोफाइट का मतलब है आगे जो जनरेशन आएंगी उनमें ऐसे हो सकता है कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाए और गैमीटोफाइट क्या हो जाए, रिसेसिव हो जाए। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं वापस अपनी बात की तरफ। अच्छा, इन्होंने ना लैंड पर रहने के लिए कुछ अडाप्टेशन की हुई है। पानी से खुश्की में आना, और खुश्की में आते हुए इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजिंग लाए। वो चेंजिंग क्या है? सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, वाटर कंजर्वेशन की है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं खुश्की का मतलब ही क्या है, जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा ना हो। इन्होंने H2O कंजर्वेशन की, और वो किस तरह की है, मैंने पहले भी आपको कहा था, इन्होंने अपने ऊपर एक कवरिंग डेवलप किया जिसको कहते हैं क्यूटिकल। और इनकी दूसरी जो अडाप्टेशन है वो क्या है, इनकी कंपैक्ट बॉडी। कंपैक्ट बॉडी इन्होंने मल्टी सेलुलर बनाई हुई है, जिसकी वजह से वाटर आसानी से लॉस नहीं होता। ओके, फिर इनकी अडाप्टेशन की बात करें तो इन्होंने क्या किया, वह मॉडिफिकेशन की हुई है फोटोसिंथेटिक टिश्यू को। अब मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है, इसके लिए आपको समझना होगा कि एलजी के अंदर क्या होता है। एलजी के अंदर डियर स्टूडेंट, इनके पास एलजी में एक चैम्बर होता है, चैम्बर नुमा स्ट्रक्चर, जिससे वो क्या करते हैं, वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके। वही चैम्बर है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके, मॉडिफिकेशन करके इन्होंने लैंड पर उसको ले आए हैं, खुश्की पर ले आए हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक चैम्बर। इनके अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक चैम्बर है, इसका मतलब है इनकी बॉडी के अंदर पहले से जो एलजी के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए चैम्बर थे, उनमें थोड़ी सी क्या आ गई हुई हैं, मॉडिफिकेशंस आ गई हुई हैं। फिर इनके अंदर है राहिजॉइड्स। राहिजॉइड्स मैंने कहा है रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये रूट नहीं होती, रूट लाइक होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं है। रूट के अंदर वेस्कुलर बंडल का होना क्या होता है, लाजमी होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम चलते हैं आगे। दूसरी बात, इनके अंदर हेट्रोगैमी होती। अब हेट्रोगैमी से मुराद है दो तरह के गैमीट बनना। मैंने पहले भी इनका नाम लिया था। एंथ्रीडियम हमारे पास है, एंथ्रीडियम जो हमारे पास है वो मेल स्ट्रक्चर है, और आर्चिगोनियम हमारे पास क्या है, फीमेल स्ट्रक्चर। और एंथ्रीडियम के ऊपर हमारे पास बनते हैं एंथीरोजॉइड्स, या जिसे आप कहते हैं स्पर्म्स, और आर्चिगोनियम के ऊपर एग या ओवम बनता है। अच्छा, एग जो सा ना वो मोटाइल नहीं होता, एग मोटाइल नहीं होता। स्पर्म्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ये केमिकल्स को फॉलो करते हुए एग के पास पहुंचते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो ये इनकी क्या है, हेट्रोगैमी है, डिफरेंट गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। और किस में प्रोड्यूस होते हैं, एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म, और आर्चिगोनियम के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, एग पैदा होते हैं। ओके, फिर इन्होंने एक नया काम स्टार्ट किया है, और वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ गैमीट्स, जो कि नहीं हो रही थी इन द एलजी। तो ये इनकी अडाप्टेशन है कि कैसे ये लैंड पर आहिस्ता आहिस्ता आए और सक्सेसफुल होना स्टार्ट हुए। उसके बाद हमारे पास क्या है, इनके अंदर एम्ब्रियो बनता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। और लास्ट पे जो बात है, इनके अंदर क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये इसी के साथ हमारे ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं,
मुकम्मल हो जाते हैं। जो जो शॉर्ट्स इसमें आते हैं मैंने साथ साथ आपको गाइड कर दिया। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ट्रेकियोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को डिस्कस करेंगे। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने अभी अभी देखा, वो थे नॉन वैस्कुलर प्लांट, यानी जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं थे। अब आते हैं हम ट्रेकियोफाइट्स की तरफ, जो कि हैं वैस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, यानी इनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अच्छा, ये ना सक्सेसफुल प्लांट है एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स। ऐसा क्यों? इन्होंने बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस की हैं। मैं वो मॉडिफिकेशंस बोल देता हूँ, जैसे पोलन ट्यूब का बनना, जैसे फ्रूट्स का आ जाना, ठीक है। फिर पोलन ट्यूब का बनना, जिसे हम एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। और इस तरह की काफ़ी सारी इन्होंने क्या की, अपने अंदर मॉडिफिकेशन की। फिर इनका जो स्पोरेंजिया था, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, वो भी क्या था, प्रोटेक्टेड था। मेनली ट्रेकियोफाइट्स आर वैस्कुलर प्लांट्स। दे आर मच सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स। और आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेट होती जाती है, गैमेटोफाइट क्या हो जाती है, रिसेसिव हो जाती है। फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म्स की तरफ। जिम्नोस्पर्म्स सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल जो हैं वो प्लांट्स हैं। फर्स्ट पे एंजियोस्पर्म्स हैं। अच्छा, इनको जिम्नोस्पर्म्स इसलिए कहते हैं कि लव्स जिम्नो, इसका मतलब क्या है? जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, जो आंख से नजर आए, और स्पर्म निकला है स्पर्माए, जिसका मतलब होता है सीड। तो क्योंकि इनके सीड आपको आपकी ज़ाहरी आंख से नजर आते हैं, इसलिए आप इनको क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। फॉरेस्ट का 1/3 पार्ट जो है वो इन पर मुश्तमिल होता है। और इसके अलावा अगर इनकी हम बात करें, सो दीज प्लांट्स आर सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट एंड दे हैव देयर। अच्छा, इनमें ना सीड तो होता है लेकिन नो फ्रूट, इनके अंदर फ्रूट्स नहीं होते। अब आ जाते हैं हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में। यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो लफ्ज़ एंजियो का मतलब होता है इनक्लोज्ड, छुपा हुआ होना, और स्पर्म फिर बता रहा हूँ स्पर्माए से निकला है, जिसका मतलब क्या है, सीड। तो यहाँ पर हमारे पास एंजियोस्पर्म्स का क्या मतलब हो गया, इनक्लोज्ड या हिडन सीड। ये वो प्लांट है जिनके सीड क्या होते हैं, आंख से नज़र हमें नहीं आते, और इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हम कहते हैं। ये आगे मोनोकोट और डाइकोट में डिवाइडेड होते हैं, जिसे आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, एवोल्यूशन ऑफ लीफ। लीफ एक स्टेम की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। जो अर्ली वेस्कुलर प्लांट थे ना हमारे पास, पुराने वेस्कुलर प्लांट, वो कुछ इस तरह थे, इरेक्ट से। उनके पास राइजोम थी, रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोम होता है, असल में ये रूट नहीं होती। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट, इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कुक्सूनिया है, जो 350 मिलियन ईयर्स पुराना फॉसिल है, और इसकी बॉडी के ऊपर कोई लीफनुमा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। फिर हम आते हैं लाइकोपोड, जिसकी एग्जांपल है लाइकोपोडियम। इनके अंदर जो लीफ बना उसे आप कहते हैं माइक्रोफिल। माइक्रोफिल छोटा लीफ क्यों कहा जा रहा है बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन देखते हैं कि लीफ सबसे पहले कैसे बना। ये वही स्टेम है, लेट्स सपोज, जो मैंने अभी ऊपर लिखी थी। स्टेम हमेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं। तो लेट्स सपोज इस स्टेम के अंदर भी हमारे पास क्या थे, वेस्कुलर बंडल्स मौजूद, और ये थी इसकी राइजोम। अब इस स्टेम के अंदर क्या हुआ, एक आउट ग्रोथ बनी। ठीक है जी। लेकिन इस आउट ग्रोथ के अंदर अभी वेस्कुलर बंडल नहीं थे। वक्त के साथ साथ इस आउट ग्रोथ के अंदर क्या हुआ, वेस्कुलर बंडल आ गए। नाउ दिस स्टार्टेड एक्टिंग एज अ लीफ, और इससे हम क्या कहते हैं, माइक्रोफिल। तो यहाँ पर याद रखें, माइक्रोफिल स्मॉल इन साइज। ठीक है, एक वेन पर मुश्तमिल होता है। वेन
इनकी जो यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम या बंडल निकला है जो लीफ के अंदर चला गया, ठीक है, और कोई प्रोमिनेंट इतना ज़्यादा ये स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इसे हम क्या कहते हैं, दीज आर द माइक्रोफिल। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर हमारे पास आता है मेगाफिल। तो पहले तो हम मेगाफिल बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, मेगाफिल। बड़ा लीफ होता है, डिवाइडेड वेन होती है इसकी, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है इसने, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, जैसे ये ब्रांच डिवाइड करके लीफ बनी है ना, इसी तरह ये भी किसी ब्रांच से बना होगा। लेकिन दिस इज इंटरेस्टिंग टू नो, एक ब्रांच जब दो में डिवाइड करती है, इसे कहते हैं डाइकोटमस ब्रांचिंग, फिर ये मजीद आगे दो में कर जाती है, ये दो में, हर ब्रांच दो दो में डिवाइड करती है, और ये इक्वल ब्रांचेस थी। मेगाफिल लीफ बनने से पहले प्लांट के अंदर जो ब्रांचिंग थी वो क्या थी, इक्वल थी। फिर एक प्रोसेस आया ओवरटॉपिंग का। ओवरटॉपिंग के प्रोसेस में क्या हुआ, ब्रांचेस डिफरेंट प्लेन में डिवाइड कर गई, कुछ ज़्यादा ग्रो कर गई, कुछ कम ग्रो कर गई इनटू द डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है जी। प्लेन मीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस एटसेट्रा। अब ओवरटॉपिंग में क्या हुआ, वो जो इक्वल ब्रांचिंग थी, कुछ पार्ट में ग्रोथ ज़्यादा स्टार्ट हो गई एज कंपेयर टू अदर, और वो इंक्रीज कर गई इन द लेंथ इन द डिफरेंट प्लेन्स। ओके, प्लेन्स डिफरेंट है। फिर क्या हुआ, जब यहां पर अनइक्वल ग्रोथ चल रही थी, तो सम ब्रांचेस डिवाइडेड इनटू द सेम प्लेन, ठीक है जी, सेम प्लेन में आ गई। ओके, अब जब ये हमारे पास सेम प्लेन में आ गई, तो सेम प्लेन में आने के इस अमल को आप क्या कहते हैं, प्लेनेशन। में लिख देता हूं यहां पर, सेम क्या है, प्लेन है। ओके, उसके बाद क्या आता है, खास तरह के सेल या टिश्यू, पैरेनकाइमेटिक्स टिश्यू आप उसे कहते हैं, वो आते हैं। ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, इन्हें आपस में फ्यूज कर देते हैं, ठीक है, और फ्यूज करके एक बड़ा ही प्रॉपर सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको आप क्या नाम देते हैं, लीफ। इसे फ्यूजन या वेबिंग भी कहते हैं। और एट द एंड आपके पास एक बड़ा फाइन सा रिफाइन सा स्ट्रक्चर आ जाता है, किसका, लीफ का। अब लीफ के अंदर विनेशन के लिहाज से लीफ दो तरह के होते हैं, ठीक है जी। ये जो इनके अंदर ब्रांचेस डिवाइड कर रही थी डाइकोटमसली, जो एक प्लेन में आई, उनके गिर्द पैरेनकाइमेटिस टिश्यू आ गए, और अल्टीमेटली ये बदल गए लीफ के अंदर। अच्छा, ये लीफ कौन सा लीफ है, दिस इज रेटिकुलेट विनेशन। एक और लीफ है जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप कर सकते हैं, उसमें विनेशन कैसी होगी, पैरेलल विनेशन, इस तरह करके, ठीक है। ये वेन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एक नेट नहीं बना होगा इसमें, ठीक है। तो ये आमतौर पे ये मोनोकोट में आपको मिलता है, और ये आपको डाइकोट में मिलता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है हमारे पास, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। सीड कैसे बना, मगर आपने ओवरटॉपिंग, प्लेनेशन, फ्यूजन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं, मेगाफिल, माइक्रोफिल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और ये सारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास जो है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के सीड कैसे बना प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो पहले तो ये बात याद रखें, जो प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। डियर स्टूडेंट, जिस स्ट्रक्चर के अंदर, ये कुछ बेसिक चीजें आपने साथ साथ देखनी है, सीड प्रोड्यूस होते हैं, उसे आप कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया सिंगल कहते हैं स्पोरेंजियम। अब इसके अंदर सबसे पहले एक जैसे स्पोर प्रोड्यूस होते थे, वक्त के साथ साथ ऐसे स्पोरेंजिया बनने लग गए, स्पोर बनाने वाले स्ट्रक्चर बनने लग गए, ठीक है, जिसके अंदर कुछ स्पोर्स तो बड़े थे, कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे। और यही स्टेप नंबर 1 था सीड बनाने में, जिसको आप कहते हैं हेट्रोस्पोरी, ठीक है। हेट्रोस्पोरी में सिंपली क्या हुआ है कि प्लांट ने दो तरह के स्पोर्स बनाए, एक बड़ा स्पोर और दूसरा छोटा स्पोर।
बड़े स्पोर को हम नाम देते हैं दैट इज मेगास्पोर, और छोटे वाले स्पोर को हम नाम देते हैं दैट इज माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर आगे फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है और माइक्रोस्पोर आगे क्या बनाता है, हमारे पास मेल गैमेटोफाइट। तो ये हेटेरोस्पोरी का प्रोसेस हमारे पास क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो ये पहला स्टेप है किसका, एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट का। अच्छा, ये स्पोर जिस स्ट्रक्चर में बनता है मैंने अभी आपको बताया, उसको कहते हैं स्पोरेंजियम। जिसमें मेगास्पोर बनता है उसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, जिसमें छोटा स्पोर माइक्रोस्पोर बनता है उसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो होता क्या था, अब आपने दूसरा स्टेप में से पहले बताऊं, आपने जरा कंसंट्रेट करना है। स्पोर बनता था स्पोरेंजियम के अंदर और उसे बनते साथ ही क्या कर दिया जाता था, बाहर फेंक दिया जाता था। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास कि एक प्लांट था स्लेजिनेला, उसने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इन स्पोर्स को रिटेन करना शुरू किया और एट द एंड ऐसे प्लांट आ गए जिन्होंने मेगास्पोर, ये बात किसकी हो रही है, मेगास्पोर्स को हमेशा के लिए स्पोरेंजियम के अंदर क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। लेट मी टेल यू अगेन, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर। रिटेंशन किसकी, ऑफ मेगास्पोर। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, पहले क्या होता था कि प्लांट यूजली क्या करते थे, स्पोर्स को बनते साथ ही मेगास्पोर को माइक्रोस्पोर की तरह बाहर फेंक देते थे। उसके बाद स्लेजिनेला एक प्लांट आया, उसने क्या किया, इसको रिटेन किया लेकिन बाहर फेंकने में थोड़ा सा उसका क्या कर दिया, डिले कर दिया। लेकिन फिर बाद में जो प्लांट आए, जैसे कि आज वाले प्लांट मौजूद है सीडी प्लांट, उन्होंने हमेशा के लिए इस मेगास्पोर को, इस बड़े स्पोर को क्या कर लिया, रिटेन कर लिया। आज भी माइक्रोस्पोर को बाहर हवा में फेंक दिया जाता है जैसे पोलन ग्रेन, लेकिन मेगास्पोर को क्या कर लिया जाता है, एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर पे रख लिया जाता है। तो ये दूसरा स्टेप हुआ सीड बनने का। पहला क्या, डिफरेंट तरह के स्पोर बने। दूसरा क्या हुआ कि रिटेन कर लिया गया किसको, मेगास्पोर को। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आता है, थर्ड स्टेप में इसकी प्रोटेक्शन की जाने लगी। लेट मी टेल यू वन थिंग, यह प्रोटेक्शन की जाने लगी कैसे, बाय फॉर्मिंग लेयर्स। कौन सी लेयर्स, अच्छा देखिए ध्यान से, ये हमने बात की अभी अभी कि ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेगास्पोर बनते हैं, इसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। अच्छा, जिस लीफ के ऊपर ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है ना, ठीक है, उस लीफ को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल। मैंने पहले भी कहा था, जहां पहले फिल आया इसका मतलब क्या है, लीफ। अच्छा, ये लीफ के अलावा शाखें भी हो सकती हैं, सम स्टेम्स। अब हो क्या रहा है, जिन स्टेम्स के ऊपर या जिन लीफ के ऊपर ये मेगा स्पोरेंजियम मौजूद था उसको कवर कर लिया गया। यानी ये मेगास्पोरेंजियम था जिसके अंदर मेगास्पोर बन रहे थे, डिफरेंट प्लांट की शाखों ने या लीफ ने इसको क्या कर लिया, कवर कर लिया। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास आती है। ये पहले था मेगास्पोरेंजियम, अब इसके गिर्द आ चुकी है कवरिंग। किसकी कवरिंग, लीफ या स्टेम। अब इसका नया नेम क्या है हमारे पास, दैट इज ओव्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ओव्यूल क्या होता है। ओव्यूल हमारे पास होता है इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटेगुमेंटेड, उसके गिर्द ये लेयर्स आ जाती हैं, किसकी, लीफ की, या हमारे पास क्या मौजूद है, स्टेम मौजूद है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप यहाँ पर क्या हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। फिर हमारे पास आता है फोर्थ स्टेप। अच्छा, जब हमारे पास ये बन गई हैं लेयर्स, अब आपने गौर करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं लेयर्स नहीं बना रहा। ये हमारे पास मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनाने वाले सेल को हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल जब भी
मियोसिस करता है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं। ये याद रखना है, आगे भी काम आएगा, ठीक है। यानी ये एक 4 में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और मैंने पहले भी बताया था मेगास्पोर जब डिवाइड करता है इससे क्या बनता है, फीमेल गेमेटोफाइट। वक्त के साथ साथ प्लांट को पता लगा ये जगह बहुत ज्यादा थोड़ी है इन 4 मेगास्पोर के लिए, तो 4 नहीं बचेंगे, तो किया क्या गया, 3 को अबॉर्ट कर दिया गया, 1 मेगास्पोर को फंक्शनल रख लिया गया। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा 4th स्टेप। अब ये सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर का काम क्या है, गेमेटोफाइट बनाना। आए देखते हैं ये क्या करेगा। ये मेगास्पोर जो कि स्पोरेंजियम के अंदर मौजूद है, ये गेमेटोफाइट में बदलता है, गेमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी। और गेमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी क्योंकि फीमेल गेमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी है, तो वो अपने अंदर क्या पैदा करेगी, एग पैदा करेगी। अब इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास फीमेल गेमेटोफाइट प्लस एग मौजूद होता है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, और वो क्या था, पोलन कैप्चर। अब पोलन कैप्चर से क्या मुराद है, हुआ कुछ यूं कि ये जो हमारे पास इस मेगास्पोरेंजियम का डिस्टल एंड था, यानी ऊपर वाला हिस्सा, इसको मॉडिफाई कर लिया गया, ठीक है, मॉडिफाई कर लिया गया। और इस तरह मॉडिफाई किया गया कि इसका ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं डिस्टल, प्रोक्सिमल ये नीचे वाला हिस्सा, इस तरह मॉडिफाई किया गया कि पोलन ग्रेन इस पर आए तो ठहर जाए, ज़ाया ना हो जाए, इधर उधर ना गिर जाए। फिर पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, हम एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल में भी देखेंगे। और फिर यहाँ तक हमारी बात क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये अभी ओव्यूल था ना, इंटेगुमेंटेड था। अब अगर ओव्यूल के साथ पोलन ग्रेन मिल जाए या पोलन स्पर्म आप इसको कहें, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये बदल जाता है सीड के अंदर। तो सीड की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज सीड, तो आप क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। पोलन के मिलने के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन होगी पोलन से निकले हुए स्पर्म के जरिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज सीड। सीड और ओव्यूल में फर्क क्या है, हमारे पास जो मेगास्पोरेंजियम इंटेगुमेंटेड है उसे ओव्यूल कहते हैं, और ओव्यूल के साथ जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है पोलन ग्रेन से निकले हुए स्पर्म की, तो ये किस में बदल जाता है, सीड के अंदर। इस तरह हमारे पास क्या बन गए, सीडेड प्लांट बन गए। और ये हमारे पास क्या थी, एवोल्यूशन ऑफ सीड। हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने एक फ्लावर है, क्योंकि एंजियोस्पर्म क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो फ्लावर की पेटल्स, पत्तियां होती हैं, सेपल्स, और उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। हमने एक ही फ्लावर पर ले लिए हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो। और ये उसकी फ्लावर की क्या है, डंडी। इसमें से हमें 2 मेन पार्ट चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। मेल को एंड्रोशियम कहते हैं, फीमेल पार्ट को गाइनोशियम कहते हैं। तो मैं एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर ज़रा आपके सामने ड्रा करता हूँ, कुछ इस तरह है। और गाइनोशियम का स्ट्रक्चर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ये मौजूद है आपके सामने। इसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके डियर स्टूडेंट, खैर इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम मेल पार्ट को देखते हैं। मेल पार्ट को ज़्यादा थोड़ा सा अगर जूम करके देख लिया जाए तो हमें पता चलता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ओके, इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पर ये इस तरह करके स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। अच्छा, ये हमने बनाया क्या है, ये स्टेमन हमारे पास मौजूद है, ये इसका फिलामेंट है। ये जो इसके अंदर मैंने आपको बना के दिखाए हैं, असल में ये क्या है, ये हमारे पास इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, लफ्ज़ मदर सेल में जहाँ भी बोलूँगा तो इसका मतलब क्या होगा,
कि ये किसी सेल को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो इसने बनाना भी क्या है, माइक्रोस्पोर। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमें बनाकर देगा माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये हमारा माइक्रोस्पोर। अब होता क्या है, ये फर्दर डिवाइड करता है इनटू 2 सेल्स। ठीक है, इनटू 2 न्यूक्लियाई। ऊपर वाले न्यूक्लियाई को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज जनरेटिव न्यूक्लियाई। और ये जो नीचे वाला हमारे पास सेल मौजूद होता है इसे हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियाई। इसको ट्यूब न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं बाद में देखेंगे। ठीक है, सिंपली ये पोलन ट्यूब बनाएगा इसलिए इसको ट्यूब न्यूक्लियाई कहते हैं। ओके, अब ये जनरेटिव न्यूक्लियाई फर्दर डिवाइड करता है 2 न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्पर्म। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, हम इसे बना लेते हैं। एक एक स्टेप पर फोकस कीजिएगा काइंडली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक में इतनी डिटेल से डायग्रामेटिकली नहीं समझाया हुआ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक हमने अपनी बातों को क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। मैंने आपको कहा इसका ऊपर वाला पार्ट सिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। अब ओवरी के अंदर ये जो पार्ट मौजूद है इसके अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर यहाँ पर मौजूद होता है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, एम सेल मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल बिल्कुल माइक्रोस्पोर मदर सेल की ही तरह, जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर्स बनाता था, मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाएगा, हमारे पास मेगास्पोर बनाएगा। अच्छा, मेगास्पोर कैसे बनाएगा, इसके अंदर होगी मियोसिस। मियोसिस जब भी होती है एक सेल से 4 सेल बनते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल बनते हैं। तो ले जी हमने बना दिए 1 2 3 4। और ये जो सेल बने हैं इनका नाम क्या है हमारे पास, दीज आर मेगास्पोर। देखिए जी, मेगास्पोर अभी अभी हमने पढ़ा कि जब भी जर्मिनेट करेगा दिस विल फॉर्म व्हाट, दिस विल फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, अच्छा, लेकिन यहां पर एक बात जानना बहुत जरूरी है। मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर तो बन गए, लेकिन बहुत जल्द प्लांट के इस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का एहसास होता है कि 4 मेगास्पोर जर्मिनेट करके 4 फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो इससे एक मसला आएगा, वो क्या आएगा अभी डिस्कस कर लेते हैं। खुराक का मसला आएगा। ठीक है, खुराक के मसले के साथ साथ स्पेस का इशू आएगा। तो 3 को अबॉर्ड कर दिया जाता है, ज़ाया कर दिया जाता है। ये हमने पढ़ा था कहाँ पर, अभी जब हमने सीड की क्या पढ़ी, फॉर्मेशन पढ़ी। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास। अब होता क्या है, जब ये 3 ज़ाया हो जाएंगे इनमें से एक मेगास्पोर सरवाइव करेगा, यानी ये 3 यहां से गए, एक बच गया। अब जब ये एक बच गया तो इसमें माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। दिस स्टार्ट माइटोसिस। माइटोसिस से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और टोटल यहां पर आपको 8 सेल मिलते हैं। अच्छा, ये जो 8 सेल आपको मिले इनमें से 3 चले जाते हैं एक तरफ, 3 आ जाते हैं नीचे की तरफ। एक को मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूं, ये एग को रिप्रेजेंट करेगा। 2 रह जाते हैं सेंटर के अंदर। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। अच्छा, ये मेरी बात सुन लें, ये एन मेगास्पोर एन हैप्लॉइड होता है। माइटोसिस हुई तो उससे 8 हैप्लॉइड सेल बने। उन 8 में से 3 हैप्लॉइड ऊपर जिनको एंटीपोडल कहेंगे, 3 नीचे, 2 सेंटर में उनकी सेल वॉल नहीं होती। खैर, इसको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो सेंटर में है ना एन हैप्लॉइड, ये फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके ये 2n स्ट्रक्चर यानी कि डिप्लॉइड में बदल जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब ये सारा कुछ हो रहा था, मैंने आपको बताया कहां पर, दिस ऑल वॉज हैपनिंग इन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सम लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम खुला बना लेंगे ताकि जब पोलन ट्यूब बने तो हमें इशू ना हो। तो अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 7 सेल स्टेज मौजूद है। कभी पूछ लिया जाए 7 सेल स्टेज क्या है, दिस इज द 7 सेल स्टेज। ठीक है जी,
और यहाँ पर सेंटर में 2n वाला क्या मौजूद है, हमारे पास एक न्यूक्लियाई मौजूद है। और ये हमारे पास इधर क्या मौजूद है, एग मौजूद है। ऊपर वालों को आप क्या कहते हैं, दैट आर एंटीपोडल्स, और ये दो कहलाते हैं सिनर्जिड। यहाँ पर पोलन भी अपनी ग्रोथ पूरी कर चुका था, इस पर ये पोलन ग्रेन आकर लैंड करता है या गिरता है, ठीक है। ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आता है हमारे पास, यहाँ पर ये, ओके। अब इसमें से एक हमने कहा था ये ब्लैक कलर का ट्यूब न्यूक्लियाई है, दो हमारे पास स्पर्म है। ये ट्यूब न्यूक्लियाई बदल जाता है ट्यूब के अंदर, ठीक है, और ये एक ट्यूब बनाता है, सी दैट ट्यूब, ये ट्यूब बनाता है, ठीक है। और ये ट्यूब रैप्चर कर देती है सिनर्जिड्स को, ये सिनर्जिड्स यहाँ पर क्या हो जाता है, रैप्चर। फिर दो स्पर्म ऊपर से नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको फुल कंसंट्रेशन चाहिए क्योंकि मैं डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन भी आपको बताने लगा हूँ। ये दो स्पर्म आते हैं इधर, दो में से एक इस एग के साथ मिलता है, ठीक है, n+n, ये बन जाएगा 2n, और इसी को हम कहते हैं जाइगोट। और यही आगे बनेगा किसमें, लेट्स सपोज एम्ब्रियो में। जाइगोट तक इसको कर लें, ठीक है जी। अब जो एक रह गया ना ये वाला, ये आकर सेंटर वाले न्यूक्लियाई से मिलता है। ये 2n पहले ही था, n इसमें ऐड हुआ, दिस बिकेम 3n। तो दो स्पर्म, एक मिल रहा है एग के साथ, एक मिल रहा है सेंटर में 2n, जिसको एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कहते हैं। दो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो रही हैं, इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो फर्टिलाइजेशन होने के बाद 2n वाला फूड के तौर पर फ्यूचर में काम करेगा, और ये जाइगोट आगे क्या करेगा, ये अब लेट्स सपोज ये सीड बन चुका है ना, हमने लास्ट टाइम कहा था फर्टिलाइजेशन हो गई ओव्यूल की, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड। अब ये बन चुका है सीड। सीड जब बड़ा होगा, ये जर्मिनेट करेगा, उसमें से रूट वाला पार्ट निकलेगा और ऊपर शूट वाला पार्ट निकलेगा। उससे फिर हमारे पास क्या आएगा, वन डे देयर विल बी अ कंप्लीट प्लांट। उससे फिर हमारे पास एक दिन एक कंप्लीट प्लांट बनेगा, और उस प्लांट के ऊपर क्या लगेंगे, उस प्लांट के ऊपर लगेंगे हमारे पास फ्लावर्स, ठीक है। और उस फ्लावर को आपने अभी अभी डिटेल से देखा कि उस पर क्या लगता है, और इस तरह एक प्लांट बना फ्लावर से। और फिर उसके बाद जब प्लांट बन गया किसी फ्लावर से, तो फिर फ्लावर ने दोबारा कैसे बनाया, एक प्लांट को बनाया, और इस तरह ये साइकिल क्या करती है, चलती रहती है। और इस तरह एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल क्या हो जाती है, मुकम्मल। लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। एंजियोस्पर्म को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं इनटू मोनोकोट एंड डाइकोट। हार्डली 2 मिनट का लेक्चर है। चलते हैं इस स्मार्ट सिलेबस के आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मोनोकोट एंड डाइकोट। जब लफ्ज़ आपके सामने मोनोकोट या डाइकोट आए, तो आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर को ज़हन में रखना चाहिए। कैसा स्ट्रक्चर, ये देख लेते हैं हम। आपने गैस भी करना है साथ में, ये किसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये होपफुली वैसे ही बनेगा जैसा हम चाह रहे हैं जी। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ओके। अगर आप नहीं गैस कर सके तो इस वक्त ये हमने एक सिट्टे या छल्ली का दाना बनाने की कोशिश की है। तो आपने गौर किया हो तो वो एक ही हिस्से पर मुश्तमिल होता है। इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हमारे पास मौजूद होता है व्हाट, कोई चने का दाना। अगर चने के दाने को देखें तो उसको आप सेंटर में तोड़ के दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। असल में ये हम क्या बात कर रहे हैं, इसके एम्ब्रियो के बारे में बात कर रहे हैं। जो मोनोकोट्स होते हैं ना, उनका जो एम्ब्रियो होता है वो एक कोटिलीडन पर मुश्तमिल होता है। इसे आप क्या कहते हैं, कोटिलीडन। तो सिंपली हमारे पास ये कितने कोटिलीडन्स हैं, 1। और इसमें हमारे पास कितने कोटिलीडन्स मौजूद हैं, 2। तो पहला और मेन फर्क तो इनका यही है, एम्ब्रियो का। दूसरा, इनके लीफ का फर्क आता है। लेट्स सी। जो मोनोकोट होते हैं उनके लीफ ऐसे होते हैं। आज के ही लेक्चर में हमने बात की कि विनेशन के बारे में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मोनोकोट के लीफ होते हैं, इनकी लीफ विनेशन इस तरह होती है, और जो हमारे पास
डाइकोट के लीफ होते हैं, कुछ उनके अंदर रेटिकुलेट सी वेनेशन मौजूद होती है। आमतौर पर इस पत्ते को आप इस हालत में देखते हैं, इस तरह करके इसको बनाया जाता है, एक नेट सा बना दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन कहलाती है। तो मोनोकोट और डाइकोट में दूसरा बड़ा फर्क उनकी लीफ की वेनेशन का है। तो लीफ वेनेशन की हम बात करते हैं। ओके, दूसरा फर्क हमारे पास इनके स्टेम का आता है। स्टेम का क्या फर्क आता है, आए देखते हैं ज़रा। ये पहले हम स्टेम बना लेते हैं। ये इसकी स्टेम है, ठीक है। स्टेम का हमने क्या लिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन, यानी ये स्टेम पकड़ी और उसे ऐसे करके काट दिया, ठीक है। डाइकोट की भी हम इस तरह ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन। जब आप दोनों का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो आपको अंदाज़ा ये होता है, ठीक है, कि जब इसका क्रॉस सेक्शन आप लेते हैं तो इसके क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाई क्या देता है, ठीक है। आपको ये पता चलता है कि जो वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम है वो बिखरे पड़े, इसको हम कहते हैं कि वो कैसे अरेंज हैं, कम्प्लेक्सली अरेंज्ड। कम्प्लेक्सली, कोई तरतीब नहीं है इनकी, किसकी, वेस्कुलर बंडल्स की। वेस्कुलर बंडल्स कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कम्प्लेक्स। ओके, लेकिन अगर बात की जाए हमारे पास जो डाइकोट आते हैं, इनके अंदर वेस्कुलर बंडल एक बड़ा रिंग सा बनाते हैं, एक रिंग लाइक शक्ल में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है जी। तो ये इनमें क्या है, मेन डिफरेंस है। फिर आते हैं हम, अच्छा पहले हम स्टेम का हमने जिक्र कर लिया कि स्टेम के आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। फिर बात करते हैं इसमें रूट की। तो जब हम रूट की बात करते हैं तो हमारे पास जो रूट है मोनोकोट की, ये फाइब्रस होती है, धागेनुमा, इस तरह। कोई मेन रूट इसमें हमें नज़र नहीं आ रही होती, ये फाइब्रस। लेकिन अगर बात की जाए डाइकोट की तो इनकी रूट्स एक मेन रूट होती है जिसे आप कहते हैं टैप रूट, और उसके साथ ये रूट हेयर्स निकले होते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, टैप रूट। ओके, लास्ट बेटा हम देखते हैं इसके फ्लावर्स को या फ्लोरल कैरेक्टर्स को। फ्लोरल कैरेक्टर्स में हमारे पास क्या आता है, फ्लोरल कैरेक्टर में हमारे पास पेटल, सेपल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में हमने देखा भी था। तो मोनोकोट के जो फ्लोरल कैरेक्टर होते हैं ये मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं। लेट मी ड्रा दिस। कुछ इस तरह 3 के मल्टीपल होते हैं इनके, ठीक है जी। 3 to the 6, आगे जो हमने मेल पार्ट बनाया वो भी इतने ही बनाए। तो ये इनके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं, किसमें, मोनोकोट के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए डाइकोट की तो डाइकोट के अंदर ये जो पार्ट मौजूद है हमारे पास, ये या तो मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं या 5 होते हैं। लेट मी ड्रा, हम इसे ड्रा भी कर सकते हैं कुछ इस तरह, 1 2 3 4 या फिर 5, और इस तरह इसके साथ क्या होता है हमारे पास ये। तो ये हमारे पास क्या है, या 4 या 5 के क्या होते हैं हमारे पास, इनके मल्टीपल होते हैं। इसी के साथ हमारा मोनोकोट और डाइकोट में क्या हो गया फ़र्क ख़त्म, और आपका चैप्टर भी क्या हो गया ख़त्म। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।